11 मार्च 2024 को भारत सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 को नोटिफाई कर दिया। इसी के साथ देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू हो गया। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने अपने ट्विटर हैंडल से देश को यह जानकारी दी। दोस्तों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट साल 2019 में पास हो चुका था। 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में यह बिल पारित हुआ था। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति जी ने इस पर अपनी मुहर लगा दी थी। जब यह कानून पारित हुआ था तो इसके 6 महीने के भीतर ही सरकार को इससे जुड़े नियम बनाने थे और इसे लागू करना था, किंतु सरकार ने पूरे 4 साल और 3 महीने का वक्त ले लिया इसके नियमों को बनाने में और इसे लागू करने में, और साल 2024 में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इसे लागू कर दिया। दोस्तों नमस्ते, एचपी टॉक्स के आज के इस वीडियो में मैं हरीश पेनुली आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में 5 सवाल और 5 जवाब के माध्यम से समझेंगे कि भारत में नागरिकता को देने वाला कानून क्या है, सरकार ने इस कानून में क्या संशोधन किए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पास करने के पीछे सरकार की क्या मंशा थी और आखिर क्यों इस कानून का विरोध हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, भारत में नागरिकता से जुड़ा कानून क्या है? सिटीजनशिप एक्ट 1955 भारत में नागरिकता से जुड़ा कानून है। भारत की नागरिकता किसे मिलेगी और कैसे मिलेगी, इसके मापदंड इस कानून के तहत निर्धारित किए जाते हैं। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत भारत की नागरिकता पाने के प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। यह तरीके इस प्रकार हैं। सबसे पहला है जन्म के आधार पर, सिटीजनशिप बाय बर्थ। जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता किसे मिलेगी, कब मिलेगी और कैसे मिलेगी, इसके मापदंड इस कानून के अंतर्गत तय किए गए हैं। दूसरा है वंश के आधार पर, सिटीजनशिप बाय डिसेंट। आवेदक के जन्म के समय उसके माता या पिता की नागरिकता किस देश की थी या वे कहां के मूल निवासी थे, इसके आधार पर आवेदक को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। इसके मापदंड भी कानून में तय किए गए हैं। तीसरा है पंजीकरण के माध्यम से, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। विदेशी मूल के लोग जिन्हें जन्म और वंश के आधार पर भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती और अगर वे भारत में 7 साल से अधिक का समय व्यतीत कर चुके हैं तो वे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के माध्यम से भारत की नागरिकता के लिए आवेदन दे सकते हैं। चौथा है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। किसी दूसरे देश के लोग अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो एक तय प्रक्रिया के तहत वह आवेदन दे सकते हैं और कुछ मापदंडों पर खरे उतरकर वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा है क्षेत्र के समावेश से, सिटीजनशिप बाय टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन। अगर भारत किसी नए क्षेत्र को खुद में मिला देता है तो भारत सरकार इस प्रक्रिया के तहत वहां के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान कर सकती है। दोस्तों, सिटीजनशिप एक्ट में अब तक कुल 6 बार संशोधन बदलाव हो चुके हैं। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। दूसरा सवाल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या है? नागरिकता से जुड़े कानून में इस एक्ट के द्वारा सरकार ने क्या बदलाव किए? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा सरकार ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। इस संशोधन का उद्देश्य था पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम समुदाय के शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करना और उनकी सुरक्षा करना। इस कानून की प्रमुख बातें कुछ इस प्रकार हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान मुस्लिम बहुल राष्ट्र हैं। इन देशों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। धार्मिक उत्पीड़न के चलते अगर इन समुदाय के लोगों में से किसी को इन देशों की नागरिकता को त्यागना हो और भारत की नागरिकता प्राप्त करनी हो तो वे लोग सीएए कानून के माध्यम से नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सीएए कानून उन्हीं अल्पसंख्यक शरणार्थियों पर लागू होगा जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं। इस तारीख के बाद भारत में आने वाले शरणार्थियों पर यह कानून लागू नहीं होगा। सीएए कानून के तहत आवेदन करने वाले को यह सिद्ध करना होगा कि उसका धार्मिक उत्पीड़न हुआ है। धार्मिक उत्पीड़न का अर्थ है धार्मिक भेदभाव के चलते अत्याचार और अन्याय।
आमतौर पर जिसे भारत की नागरिकता हासिल करनी हो उसके लिए यह शर्त है कि उसे भारत में 11 साल से अधिक का समय व्यतीत करना होता है, किंतु इस कानून के अंतर्गत इस अवधि को घटाकर केवल 5 साल कर दिया गया है। इस कानून के तहत आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और गृह मंत्रालय ने इसके लिए पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। एक नियुक्त समिति की निगरानी में यह प्रक्रिया पूरी होगी और आवेदक के डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की जाएगी। तो क्या यह कानून पूरे देश में लागू होगा? जी नहीं। पूर्वोत्तर के कुछ राज्य जिसमें शामिल हैं आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों में ऐसे आदिवासी क्षेत्र जो संविधान की 6वीं सूची में आते हैं, वहां यह कानून लागू नहीं होगा। इसके अलावा ऐसे राज्य जहां पर इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू है, वहां पर भी यह कानून लागू नहीं होगा, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीएए कानून नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का नहीं। तीसरा सवाल, तो फिर सीएए का विरोध क्यों हो रहा है और कौन इसका विरोध कर रहा है? जैसे कि हमने समझा, सीएए कानून नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं। तो फिर इस कानून का विरोध क्यों हो रहा है? साल 2019 में जब यह कानून पारित हुआ था, तभी से इसका पुरजोर विरोध हो रहा है। शायद यह भी एक कारण है कि सरकार को इसके नियम बनाने में और इसे लागू करने में 4 साल से भी अधिक का समय लग गया। सीएए कानून के विरोध में आलोचकों का पहला तर्क है कि सरकार ने इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया है। उनके अनुसार यह संविधान के आर्टिकल 14 समानता के अधिकार का उल्लंघन है। देश के संविधान की जो धर्मनिरपेक्ष छवि है, यह उसका अपमान है। आलोचक कहते हैं कि सरकार धर्म के आधार पर देश की नागरिकता तय नहीं कर सकती। देश के पूर्वोत्तर राज्य में इस कानून का भरपूर पुरजोर विरोध हो रहा है। उनका डर है कि अगर सरकार ने बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों को नागरिकता दे दी तो इसका बोझ उनकी जमीन पर पड़ेगा और उनकी भाषा, संस्कृति और उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। जो राजनीतिक पार्टियां इस कानून का विरोध कर रही हैं, उनका मानना है कि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले इस कानून को पारित करके सरकार ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और देश में जो धार्मिक सद्भावना है उसे नुकसान पहुंचा रही है। सीएए कानून को लेकर के इसलिए भी भय का माहौल बना हुआ है क्योंकि आलोचक इसे एनआरसी से जोड़ करके देख रहे हैं। एनआरसी का मतलब है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। एनआरसी के तहत देश के लोगों को अपनी नागरिकता सिद्ध करनी होगी। आलोचकों का मानना है कि एनआरसी के द्वारा जिन लोगों के पास पूरे कागज नहीं है, वह अपनी नागरिकता खो देंगे और सरकार सीएए कानून का सहारा लेकर के हिंदू, जैन, बुद्ध, पारसी, सिख और ईसाई, इन समुदाय के लोगों को फिर से नागरिकता दे देगी और मुसलमान इससे बाहर रह जाएंगे। वैसे आपको यह बता दें कि एनआरसी को लेकर के सरकार ने अभी तक कोई नियम या कानून नहीं बनाया है, किंतु सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आसाम में एनआरसी की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा चुका है और इसके परिणाम काफी विवादास्पद भी रहे। चौथा सवाल, तो सरकार इस कानून को लेकर के क्यों आई? इस कानून को लाने के पीछे जो सरकार के उद्देश्य थे, उनमें सबसे प्रमुख है कि धार्मिक उत्पीड़न झेलने वाले शरणार्थियों को राहत और सुरक्षा पहुंचाना। सरकार का यह मानना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान विभाजन से पहले यहाँ पर रहने वाले लोग भारत के ही लोग थे और अगर आज उनका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है और वे उस देश की नागरिकता को छोड़ करके भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में सरकार को आगे बढ़ करके उनकी मदद करनी चाहिए। सीएए में मुसलमान समुदाय के लोगों को शामिल क्यों नहीं किया गया, इस पर सरकार का कहना है कि सीएए कानून के अंतर्गत नागरिकता देने का आधार है धार्मिक उत्पीड़न और अन्याय। सरकार का कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान मुस्लिम बहुल राष्ट्र हैं, तो इन देशों में मुस्लिम समुदाय के लोगों को कोई खतरा नहीं है, इसीलिए उन्हें इस कानून से बाहर रखा गया है। सरकार का कहना है कि इन तीनों देशों से मुस्लिम शरणार्थी आज भी भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, बस वह सीएए के आधार पर यह आवेदन नहीं कर सकते हैं, उन्हें सामान्य प्रक्रिया के तहत ही यह आवेदन करना होगा।
वर्तमान समय में इस कानून की क्या जरूरत थी, इस पर सरकार का कहना है कि विभाजन के बाद कांग्रेस ने इन देशों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को यह वचन दिया था कि अगर वे चाहते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। समय के साथ कांग्रेस अपने इस वादे को भूल गई और बीजेपी ने इस वादे को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया। इस कानून को लागू करके सरकार जनता से किए अपने वादे को निभा रही है। पूर्वोत्तर के राज्य आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल और नागालैंड, इन राज्यों की चिंता को लेकर के सरकार ने इन सभी राज्यों को यह आश्वासन दिया है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सीएए कानून के तहत सरकार ने यह प्रावधान किया है कि इन राज्यों में संविधान की 6वीं सूची के अंतर्गत आने वाले आदिवासी क्षेत्रों में सीएए कानून लागू नहीं होगा। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि जिन राज्यों में इनर लाइन परमिट व्यवस्था चल रही है वहां पर भी यह कानून लागू नहीं होगा। राजनीतिक विरोध को लेकर के सरकार ने यह कहा है कि देश में रह रहे मुसलमानों को इस कानून से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। यह कानून देश के भीतर रह रहे लोगों पर लागू नहीं होता है। पांचवा सवाल, अब आगे क्या है? देश के पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर के केरल, बंगाल और तमिलनाडु तक सीएए कानून का विरोध हो रहा है। इन स्टेट्स में राज्य की सरकारों का कहना है कि वे सीएए कानून को अपने स्टेट में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, किंतु क्या यह संभव है? देश के संविधान के अनुसार नागरिकता से जुड़ा अधिकार केंद्र सरकार के क्षेत्र में आता है और इससे जुड़े कानून को जो केंद्र सरकार ने बनाया है उसे राज्य की सरकारों को मानना ही पड़ेगा। इस कानून को लेकर के 200 से भी अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़ी हुई हैं। क्योंकि सरकार ने अभी तक इससे जुड़े नियम नहीं बनाए थे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर पाया। क्योंकि अब सरकार ने नियम बना दिए हैं, नोटिफाई कर लिए हैं और कानून लागू हो चुका है, क्या सुप्रीम कोर्ट इसे अमान्य करार करेगा या इसे असंवैधानिक घोषित कर देगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। किंतु अभी लोकसभा चुनाव के समय इस पर खूब हल्ला हंगामा और बहस होगी, यह तो तय है। दोस्तों, लोकतंत्र में सरकार कानून बनाती है, विपक्ष विरोध करता है और प्रदर्शनकारी आंदोलन करते हैं। यह सब अपनी जगह पर ठीक है, एक मजबूत लोकतंत्र के सूचक हैं। किंतु जरूरी यह है कि सरकार कानून बनाते समय जनता के हितों को ध्यान में रखे, विपक्ष विरोध दर्ज करे किंतु लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखे और प्रदर्शनकारी आंदोलन करें किंतु अहिंसात्मक और शांतिपूर्ण तरीके से। जनता जनार्दन से इतना ही निवेदन है कि वह चर्चा और संवाद के माध्यम को मजबूत बनाते रहें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।